हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 हिंदी मीडियम में इसकी यूनिट 1 पढ़ाने वाला हूं, इजी समरी। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा 10 मिनट के अंदर अंदर। तो आप इन टॉपिक्स को करके जाना, मोस्टली यहीं से ही आपके पेपर में आता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपको कुछ पूछना हो सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको नोट्स की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है और आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इक्ता प्रणाली। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर इक्ता प्रणाली से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इक्ता प्रणाली हमारे मध्यकाल के अंदर भारत के अंदर दिल्ली के जो सुल्तान होते थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। होता क्या है कि इक्ता प्रणाली बेसिकली जो आपका राजस्व वगैरह जो इकट्ठा किया जाता है, जो टैक्स वगैरह लिया जाता है और जो जो भी अधिकारियों के काम होते हैं उससे रिलेटेड है। क्योंकि इसके अंदर जो भी अधिकारी होते हैं, जो सैन्य अधिकारी होते हैं या जो बड़े बड़े जो अभिजात लोग होते हैं जो सुल्तान के लिए काम करते थे, उनको नगद पैसे देने की बजाय सुल्तान उनको भूमि दे दिया जाता, मतलब सुल्तान उनको भूमि दे देता था। मींस जो भी राजा सुल्तान होता था उस टाइम पे वो उनकी सेवा के बदले उनको जमीन देता था। सो ये जो भूमि का अनुदान होता था इसी को इक्ता कहा जाता था, और जिसको वो भूमि मिलती थी उसको इक्तेदार कहा जाता था। सो ये बेसिकली यही होता था, उसका काम होता था कर इकट्ठा करके आना, सेना से रिलेटेड काम काज संभालना, और उसकी सेवा के बदले उसको क्या काम, मतलब उसको सेना के बदले उसको क्या भुगतान किया जाता था, जमीन के रूप में। फिर इससे क्या है कि शासक जो है वो बिना किसी कैश मतलब दिए एक अपना मतलब उसको टैक्स भी मिलता रहता था, उसको कैश भी नहीं देना पड़ता था। और इक्तेदार क्या करता था, अपना जो भी उसे क्षेत्र मिलता था उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखता था, और अब कभी सेना की जरूरत पड़ती थी राजा को तो सेना देता था। इक्ता प्रणाली का दिल्ली सल्तनत के सैन्य शासन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था, क्योंकि सैन्य सेवा के लिए मुआवजे के रूप में भूमि का आवंटन, मतलब उससे क्या होता है कि राज्य और जो इक्तेदार थे उनके बीच का संबंध अच्छा होता था। क्योंकि राजा क्या करता था, उनको भूमि देता था, वो राजा को सेना प्रोवाइड करवाते थे, सर्विस देते थे अपनी। सो दोनों का संबंध भी अच्छा रहता था। और इक्तेदार जो होते थे वो क्या करते थे, जो भी उनका इक्ता होता था, जो क्षेत्र होता था उसमें वो स्थिरता बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, उसकी समृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। और कितना उनका पर्सनल फायदा होगा वो उनके टैक्स कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो राजस्व लाकर देंगे। सो इससे क्या है कि इक्तेदारों की वजह से दिल्ली सल्तनत की स्थिरता भी बनी रही, दिल्ली सल्तनत मजबूत हुई। इसके अलावा इक्तेदारों से यह भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जरूरत पड़ने पर जो है सुल्तान को सेना की मदद करेंगे। मींस संघर्ष के समय में सुल्तान इक्तेदारों को अपनी सेनाएं इकट्ठी करने के लिए कहता था और बुला सकता था। सो इससे क्या है, दिल्ली सल्तनत बाहरी खतरों से बचा रहा और बहुत ही ज्यादा एक स्थायी सेना जो है उसको जो है वो मिली। और इसी तरीके से इक्ता प्रणाली बहुत ही फेमस है। संक्षेप में बताऊं तो इक्ता प्रणाली ने दिल्ली सल्तनत के आर्थिक और सैन्य शासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और राज्य के लिए एक फिक्स इनकम आती थी, इक्तेदार जो है टैक्स लेकर आते थे। फिर इसके बाद पश्चिमोत्तर सीमा का एक टॉपिक है, ये आप जरूर देख लो। तो हमारे भारत की जो पश्चिमोत्तर की सीमा है, जो पाकिस्तान के साइड जाके ऊपर सिंध के आसपास जाकर लगती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि ये अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। क्योंकि जो भी आक्रांता आते था वो यहीं से ही आता था, अटैक करने वाला। सो ऐसे में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या फिर पश्चिमोत्तर सीमा, पाकिस्तान का जो उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत भी आता है इसी एरिया में, वहां से रिलेटेड ये एक जगह है। और ये क्षेत्र व्यापार के लिए भी बहुत फेमस रहा है, आक्रमणों के लिए भी, और लोग यहीं से ही आते जाते थे। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मंगोलों का आक्रमण भी लगातार होता था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। 13वीं शताब्दी में इस्लामी दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध मंगोल साम्राज्य लगातार अटैक करता था, और कई सारे सम्राट थे मंगोलों के जो अटैक करने आते थे, लूटमाट मचाने आते थे। सो जो दिल्ली के अंदर गुलाम वंश था, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, उन्होंने कई मंगोल आक्रमणों को सहा था, सामना करा था। जैसे पहला मंगोल आक्रमण 1297 में हुआ था, और जनरल उलूग खान ने ये किया था, जिसे अली बेग के नाम से भी जाना जाता है। और ये आक्रमण मंगोलों द्वारा भारत के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक आक्रमण माना जाता है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, उस समय अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत ने मंगोलों के खिलाफ सफलतापूर्वक बचाव किया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर तो इसने बचाव कर लिया था। दूसरा मंगोल आक्रमण 1303 में हुआ था कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में।
ठीक है। और 1303 में एक और बड़ा मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोलों ने मुल्तान के आसपास के क्षेत्र पर अटैक किया, जो कि दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। फिर तीसरा मंगोल आक्रमण 1305 में हुआ, 2 साल बाद, जिसका नेतृत्व मंगोल जनरल अली बेग ने ही किया, जिसने पहले आक्रमण का नेतृत्व किया था। ठीक है, यही वाला और जो अली बेग है। और इस आक्रमण को दिल्ली सल्तनत सेना ने भी विफल कर दिया। मींस दिल्ली सल्तनत की सेना मजबूत थी। सो यूनिट 1 में से ना आप इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना, और आप इसी को ही आगे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पे जाके फीडबैक लिखें, वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।